इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पे शॉर्ट नोट आ जाए, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। मैं रूल 6, 7, 8 और 10, ये 3 रूल्स, ये 4 रूल्स हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम बस रूल याद रखो कि 6, 7, 8 और 10 जो है, 6, 7, 8, 10, ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की बात करता है। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जब सूट पेंडिंग है, उस वक्त क्या किया जाता है, सूट के सब्जेक्ट मैटर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया जाएगा, कुछ ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर पास किया जाएगा ताकि सूट को मेरिट पे अच्छे से कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जा सके। उसमें रूल 6 आता है, तो रूल 6 कहता है ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, सेल करा देगी प्रॉपर्टी को। ऑर्डर द सेल बाय एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर एंड इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स as it thinks fit of any movable property being the subject matter of suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy and natural decay। देखो perishable substance है, जो जल्दी खराब हो जाता है, और which for any other just and sufficient cause it may be described to have sold at once। तो ये याद रखना कि power to order interim sale is interlocutory order। इसमें कोर्ट क्या है, अगर कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है, पार्टी टू द सूट, देयर आर 2 पार्टीज इन द सूट, तो कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर फॉर सेलिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, किस मैनर में, कौन सेल करेगा, किन टर्म्स पे सेल होगा, ठीक है, किसी में मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी उस सूट का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। और फिर क्या कर सकती है, अटैच करने का ऑर्डर कर सकती है, ठीक है, ऐसा सब कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका स्पीडी और नेचुरल डिके होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उसको सेल किया जाए, ठीक है, या और अटैच किया जाए, या फिर कोई और रीजन नेचुरल या स्पीडी डिके की वजह से ऑर्डर कर सकती है सेल का, या विच फॉर एनी अदर जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज, किसी और भी रीजन की वजह से वो सेल करने का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। तो ये हो गया एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। दूसरा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या हो सकता है, 7, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अगर कोर्ट जो है कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है पार्टी सूट में, तो कोर्ट जो है, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसके रिगार्डिंग उसको डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर सकती है। और फॉर ऑल और एनी अदर पर्पस aforesaid authorize any person to enter upon or into any land building in the possession of any other party। कोर्ट किसी और को उस प्रॉपर्टी में एंटर करने का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है, ये भी कोर्ट कर सकती है। फॉर ऑल और एनी पर्पस अफोरसेड सैंपल्स टू बी टेकन, कोर्ट सैंपल कलेक्ट करने का भी ऑर्डर दे सकती है, और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड, या कोई ऑब्जर्वेशन लेने का ऑर्डर दे सकती है, और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड, कोई एक्सपेरिमेंट करने का ऑर्डर दे सकती है, जो कि जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस। समझ रहे हो ना, जैसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है कोर्ट ना ट्रायल क्रिमिनल लॉ में, इन द सेम वे यहाँ पे वो इंस्पेक्शन का, सैंपल कलेक्ट करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, ऑब्जर्वेशन का ऑर्डर दे सकती है ताकि इंपॉर्टेंट एविडेंस या इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जा सके, ठीक है। तो ये आप रूल 7 में याद रखोगे कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये सब अपनी लैंग्वेज में लिखने वाली बात है। बस ऑर्डर 39, रूल 7, 6, ये सब रूल मेंशन करो, और अंदर देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, समझ तो तुमने अभी लिया है, तो तुमको बाद में इसको पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है, ऊपर से बस गो थ्रू करो, बस एक बार नजर दौड़ा लो, बस याद सिर्फ इतना ही रखना है कि रूल 6 क्या कहता है। इंटरिम सेल की बात करता है, अच्छा मैम ने बताया था कोई भी पेरिशेबल आइटम है या किसी और रीजन की वजह से कोर्ट को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को सेल कराना चाहिए, अटैच कराना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में ये लिख दो, लेकिन ऑर्डर 39 रूल 6 ये बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए, ये भी क्लियर लिखा होना चाहिए, अंडर दिस रूल कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर रिगार्डिंग सेलिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम। इतना लिखो और अंदर अपने मन से लिखो ना, उसको अपने मन से अपनी लैंग्वेज में लिख दो, और इसी के मार्क्स मिलते हैं। आपने हेडिंग कितने बनाए हैं, और आपका हेडिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, अंदर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, वो आप समझे हुए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आप समझ गए। अब इसको दोबारा पढ़ने का डिटेल में ना टाइम है तुम्हारे पास और ना पढ़ना चाहिए। फिर रूल 7 में ये है, तो जब भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर लिखोगे तो ये रूल 6, 7 अच्छे से, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट भी है तो कम से कम 1-2 पेज तो लिखोगे ना, तो उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है।
इन द सेम वे रूल 8 क्या कहता है? एन एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। रूल 8 था क्या उसमें? हाँ, ऑथराइजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एनी लैंड और बिल्डिंग एंड टेक सैंपल और ट्राई एक्सपेरिमेंट। ट्राई एक्सपेरिमेंट वाला तो रूल 7 में ही है, ठीक है, ये नहीं, रूल 8 नहीं होगा, रूल 7 ही लिखना है तुमको, ठीक है। उसके बाद रूल 9 क्या है? व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजीशन ऑफ लैंड। रूल 9 भी नहीं। रूल 10 पे आ जाना, लिखना वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज मनी और सम अदर बीइंग कैपेबल ऑफ डिलीवरी। अब कोई मनी है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी डिलीवरी हो सकती है, एंड एनी पार्टी देयर टू एडमिट्स दैट ही होल्ड सच मनी। और कोई पार्टी जो है वो बोलता है हाँ मेरे पास ये पैसा है, एज अ ट्रस्टी मैंने ये पैसा रखा है, ठीक है, या फिर ये दूसरे पार्टी को बिलोंग करता है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है कि आप कोर्ट में इसको डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, या डिलीवर कर दीजिए उस पार्टी को जिसका ये सामान है या जिसकी ये मनी। तो ये सब इंटरिम ऑर्डर। तो रूल 10 देख लिया तुमने। रूल 10 कहता है डिपॉजिट ऑफ मनी एटसेट्रा इन कोर्ट, कि अगर आप दूसरी पार्टी एडमिट कर लेता है कि वो एडमिट करता है कि मेरे पास ये मनी या सामान है, तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा, राइट, ऑपोजिट पार्टी को या फिर कोर्ट में। तो ये भी एक इंटरिम ऑर्डर से पास होता है, ये भी, दिस इज ऑल्सो अ इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। हेलो यस मैम। ठीक है। अब देखो 8 कहता है, 8 पे तुम्हें याद रखना है तो याद रखना, क्योंकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से ये 8 कहता है कि ये जो एप्लीकेशन फाइल होगा ना रूल 6 और रूल 7 में, कब फाइल हो सकता है? तो एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद ये एप्लीकेशन आप फाइल करोगे रूल 6 और रूल 7 में, समझ रहे हो ना? रूल 6 में वही सेल ऑफ पेरिशेबल आइटम और 7 में वही प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट और ये सब करने के लिए जो है वो रूल 7 में। तो ये इसका एप्लीकेशन कब लगाया जाएगा? तो बोलता है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। डिफेंडेंट कब लगाएगा? ये तो प्लेंटिफ जो है आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट लगा सकता है एप्लीकेशन। डिफेंडेंट कब लगाएगा एप्लीकेशन? तो डिफेंडेंट आफ्टर अपीयरेंस, जब अपीयर हो जाएगा कोर्ट में तब लगाएगा। हेलो, यस मैम। ठीक है। और एप्लीकेशन, अगर प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगाता है तो क्या डिफेंडेंट को सुना जाएगा उस एप्लीकेशन पे? प्लेंटिफ बोलता है कि सर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए या सैंपल कनेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ किसी को नियुक्त कर दीजिए, लोकल कमिश्नर को या वो किसी को भी, हाँ लोकल कमिश्नर ही जनरली, उसको अपॉइंट कर दीजिए। तो कोर्ट अपने मन से उसको अपॉइंट कर देगी या अपोजिट पार्टी को देगी नोटिस? तो अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाता है हर एप्लीकेशन पे। ये याद रखना है कि नोटिस विल बी अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑल्सो। रूल 8 में तो क्लियर लिखा है सब रूल 3 में कि नोटिस दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को, अनलेस अंटिल कि ऐसा ना लगे कोर्ट को कि ये डिले हो रहा है, तो कोर्ट जो है नोटिस देगी, डायरेक्ट नोटिस देयर ऑफ टू बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, ये जब तक नोटिस देंगे जब तक सुनाई होगी तब तक तो सब्जेक्ट मैटर मान लो सेब है, तो ये तो सेब खराब ही हो जाएगा, तो इतना नहीं है टाइम, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगी कि ठीक है सेल कर दो आप सब्जेक्ट मैटर को। लेकिन जब तक अगर डिले से डिफीट नहीं होता है वो मैटर, तो कोर्ट 100% ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देगी। तो यही है कि आपको यही लिखना है कि एप्लीकेशन प्लेंटिफ फाइल तब करेगा जब सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, उसके बाद डिफेंडेंट एप्लीकेशन तब लगाएगा जब वो अपीयर हो जाएगा कोर्ट में, राइट, तभी लगा सकता है। दूसरी बात, क्या एप्लीकेशन की सुनवाई क्या ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना जरूरी है? तो हर एप्लीकेशन पे ऑपोजिट पार्टी को, द जनरल रूल इज नोटिस इज टू बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी, बट if there is a reason that delay would defeat the matter, in that case notice would not be given to the defendant or other party। defendant क्या, other party को notice उस केस में नहीं देंगे जहां पे डिले से डिफीट ना हो जाए मैटर। समझ आई बात? तो ये रूल 8 कहता है, तो ये भी लिख देना उसके रिगार्डिंग। हेलो, यस मैम। रूल 9 क्या कहता है? जहां पे लैंड पेइंग रेवेन्यू है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? लैंड पेइंग रेवेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखा है वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट और टेन्योर लायबल टू सेल, ठीक है। लैंड पेइंग रेवेन्यू है वो सेल के लिए लायबल है व्हेन पार्टी में बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पे पार्टी को इमीडिएट पोजेशन दिया जाता है लैंड में, तो इसके रिगार्डिंग इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दिया गया है कि जब कोई लैंड जो है वो ऐसा है जिससे रेवेन्यू पे किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर कोई टेन्योर जिसको सेल करना है, वो सब्जेक्ट मैटर है सूट का। तो इफ द पार्टी इज इन पोजेशन ऑफ सच लैंड और टेन्यूर नेग्लेक्ट्स टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू और रेंट ड्यू टू proprietor of the tenure as the case may be, and such land or tenure is consequently ordered to be sold, sorry
or the rent due to the as the case may be, and such land or tenure is consequently ordered to be sold, any other party to the suit claiming to have and consequently in any other party to the suit claiming to have an interest in such land or tenure may upon payment of revenue or rent due previously of the suit पुट इन इमीडिएट। ठीक है, देखो रूल 9 में बस इतना लिख देना, पूरा डिटेल में नहीं, बस इतना समझो और इतना ही लिखना है। रूल 9 सिर्फ ये कहता है कि देखो एक और हाँ बता देती हूँ पहले, फिर बताऊंगी तरीका। रूल 9 ये कहता है कि कोई भी लैंड पेइंग रेवेन्यू है जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना है, या कोई टेन्योर है जो दैट इज लायबल टू सेल, वो सब्जेक्ट मैटर है सूट का। ठीक है, पार्टी जो है वो नहीं पे कर रहा है लैंड पे रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या होगा, या रेंट नहीं पे कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो कोर्ट जो है उसको ऑर्डर कर सकती है एज द केस में भी लैंड और टेन्योर जो है इज कंसिक्वेंटली ऑर्डर टू बी सोल्ड, कोर्ट जो है उसको सेल करने का ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, और कोई भी पार्टी अगर क्लेम करता है कि ही हैज इंटरेस्ट इन दैट लैंड, ठीक है, तो उस पार्टी को कोर्ट जो है पोजेशन दिलवा सकती है, इमीडिएट पोजेशन दिलवा सकते हैं। तो बेसिक ये हुआ कि रूल 9 कहता है कि अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू है, ठीक है, देयर इज अ लैंड विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड दैट लैंड इज लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड द पर्सन इज नॉट पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इन दैट केस जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगा, ठीक है, कोर्ट कैन ईदर सेल द प्रॉपर्टी, और कोई भी इंटरेस्टेड अगर पार्टी होगा जिसका इमीडिएट पोजेशन बनता है उस लैंड पे, तो कोर्ट उसको पोजेशन दिलवा देगी अगर वो ये सुनिश्चित कर दे, ये श्योर कर दे कि ही कैन पे, ही विल पे द रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर अपॉन द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट ड्यू प्रीवियसली टू द सेल, कोर्ट विल पुट सच पर्सन इन द इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड और टेन्योर। तो दूसरा पर्सन जो इंटरेस्टेड है उसमें, जिसका इंटरेस्ट है उस लैंड और टेन्योर में, तो उसको कोर्ट जो है इमीडिएट पोजेशन दिला सकता है अगर उसने पे कर दिया रेवेन्यू या रेंट तो। ठीक है, तो बस यही याद करना है, ये भी इंटरिम ऑर्डर से हो रहा है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ही है ये भी, अभी थोड़ी ना केस डिसाइड हो गया है। समझ आई बात? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब इंटरिम ऑर्डर, बस इतना ही समझो। बट इंटरिम ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, बट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर में कुछ ही चीजें हैं जो मेंशन है, 6 से लेके 10 तक में मेंशन है। तो रूल 6 टू रूल 10 ये बिल्कुल माइंड में रखना है। और देखो याद करने का तरीका, बस हेडिंग, रूल 6 कहता है पावर टू ऑर्डर इंटरिम सेल, अच्छा इसमें अंदर लिख दिया अपना, सेल होने वाला है उसको ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। रूल 7 कहता है डिटेंशन प्रिजर्व, पता है 2 लाइन में याद रखो, माइंड में कॉन्सेप्ट सिर्फ 1-2 लाइन में याद रहना चाहिए, लिखते वक्त आप एक्सप्लेन करो ना उसको 4 लाइन में। समझ आई बात? अब डिक्री है, वो 1 लाइन में याद रखो डिक्री क्या होता है, अच्छा एंड में जो दिया जाता है ऑर्डर वही तो डिक्री है। अब उसको तुम लिखो कंक्लूसिवली, डिटर्मिनेशन, फॉर्मल एडजुडिकेशन, सूट, ये सब लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट 1-2 लाइन में याद होना चाहिए, यही होता है। दिस इज द वे। लिखते हम एक लंबा है, एक्सप्लेन करते हैं, बट हमको कॉन्सेप्ट 1-2 लाइन में याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी तो कैपेसिटी होगी, कितना रटना थोड़ी है। अब जो मग-अप कर सकता है उसके लिए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि नहीं करना नहीं चाहिए, आप अंडरस्टैंडिंग रखो। 8 कहता है कि ठीक है आप जो भी एप्लीकेशन देंगे कब देंगे उसकी बात है रूल 8 में, तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के ही रिगार्डिंग रूल 8 में भी बात की गई है, बस ये है कि आप कब देंगे वो ऑर्डर। ठीक है, कब वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का, तो प्लेंटिफ करेगा कब, डिफेंडेंट करेगा कब, और क्या ऑपोजिट पार्टी को डायरेक्शन दे दिया जाएगा या नहीं, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा या नहीं, ये देखना है। रूल 9 कहता है कि अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू है, रेवेन्यू पे नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है, तो कोर्ट जिसका इंटरेस्ट बनता है इमीडिएट पोजेशन का उसको इमीडिएट पोजेशन दिला देगी अगर वो रेवेन्यू पे कर देता है तो। 10 वही है तुम्हारा कि अगर कोई मनी से रिलेटेड बात है या कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसको पैसा देना है, तो कोर्ट जो है वो डिपॉजिट करा देगी मनी, या तो कोर्ट खुद कोर्ट में या फिर ऑपोजिट पार्टी को। तो मैंने तो 1-1 2-2 लाइन में तुम्हें बता दिया ना, पढ़ते हम पूरा जरूर है अब, लेकिन 1-1 2-2 लाइन में अपना क्रक्स दिमाग में रखो, वही जाके लिखना। चलो ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मुझे लग रहा था थोड़ा बच गया है, मैंने ये बता दिया। अब हम लोग केस कर लेते हैं और क्लास फिर इस तरीके से केस कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा पहला केस है दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट केस, हर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ऑर्डर 39 बेस्ड है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल हो सकता है। फैक्ट ऑफ द केस क्या कहता है, बोला देयर आर 4 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, इसमें 4 बार सूट फाइल हुआ है, इसलिए बोल रहा है 4 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, बट डिफरेंट ग्राउंड पे सूट फाइल हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट था।
ठीक है, ये तो इसलिए इसमें ये नहीं बोलोगे रेस्ट सब जुडिस। और रेस्ट सब जुडिस कई बार रेस्ट सब जुडिस हो भी सकता है, ठीक है। पेंडिंग सूट है, दोबारा सूट फाइल किया जा रहा है, तो रेस्ट सब जुडिस चलो हो भी सकता है, क्योंकि रेस्ट सब जुडिस में मैंने बहुत पहले तुमको बताया था रूल। कौन सा सेक्शन है रेस्ट सब जुडिस का, जल्दी से बताओ। 10 नंबर। सेक्शन 10। सेक्शन 10। अब ऐसे होती है तैयारी, मतलब जो पूछा जाए वो आ जाना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इसलिए आप लोग सबको अब तो याद होना चाहिए। और दिस इज द वे आई एम टेलिंग यू कि एकदम बेसिक बेसिक सब याद होना चाहिए। रेस्ट सब जुडिस है तो सेक्शन 10। सेक्शन 10 तो यही कहता है ना, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट, एक सूट पेंडिंग। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आई एम नॉट, मतलब मैं आई एम नॉट दैट सीनियर, मैं बस तुमसे थोड़ी बड़ी होंगी, तो इसलिए मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मैंने जैसे मैं याद रखती हूँ चीज़ें, वैसे तुम भी याद रख सकते हो चीज़ें। तुम में और मुझ में अभी सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो बस एक एक दो दो लाइन में याद रखो चीज़ों को। सेक्शन 10 में मैं एकदम एग्जैक्टली उसको मग अप करके नहीं आई हूँ, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, बट मैंने वैसा रटा नहीं। तो सेक्शन 10 में दो ही बात होती है ना, मेरे माइंड में इतना ही चलता है। सेक्शन 10 कहता है कि ठीक है, एक सूट पेंडिंग है तो दूसरा सूट आप फाइल तो कर सकते हो, लेकिन ट्रायल बार है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, बिटवीन सेम टाइटल, बिटवीन सेम पार्टीज, ठीक है। अंडर वो सेम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर हो रहा है तो बिटवीन सेम रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर ऐसा होगा तो सब्सिक्वेंट सूट जो होगा उसका ट्रायल बार है, बट उसमें उसका इंस्टीट्यूशन बार नहीं है। बस मेरे माइंड में इतना ही कॉन्सेप्ट है सेक्शन 10 के ऊपर। लिखते वक्त मेरे माइंड में क्या क्या आता है, क्या क्या मैं लिखती जाती हूँ, दैट इज डिफरेंट केस, बट दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ सेक्शन 10, ठीक है, यही क्रक्स है। तो सेक्शन 10 में है पेंडिंग सूट है तो सब्सिक्वेंट सूट आप फाइल कर सकते हो, आप बस उसका ट्रायल बार है, तो फाइल करके आप इंटरिम रिलीफ ले सकते हो। ये पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ भी एक सूट पेंडिंग है तो दूसरा सूट सेम सेम सब्जेक्ट मैटर पे फाइल तो किया जा सकता है, इंटरिम रिलीफ भी लिया जा सकता है। और इंटरिम रिलीफ में क्या आता है, यही इंटरिम इंजंक्शन इज इंटरिम रिलीफ, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन इज इंटरिम रिलीफ, तो ये सब लिया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की जो बात की ना मैंने, वो सब किया जा सकता है। दोज आर इंटरिम रिलीफ, वो सब लिया जा सकता है सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके, बस ट्रायल नहीं होगा उस पे, मतलब मेरिट पे नहीं सुना जाएगा मैटर, ठीक है। समझ आया? इसलिए इसमें 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन हो गया, सूट फाइल हो गया 4 बार। देखो इन दिस केस 4 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन। सबके पास है ये या नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है तो मैं भेजती हूँ। हेलो, यस मैम है, आपने भेजा हुआ पहले। हाँ भेजा हुआ है ना। तुम एक बार सजिंदर उसको एक बार वो कर दो, हाईलाइट कर दो, या नीचे उसको कर दो, फिर से रीफॉरवर्ड कर दो। ओके मैम। बहुत इजी है सीपीसी, और सीपीसी नहीं, हर लॉ हर सब्जेक्ट और पढ़ाई बहुत इजी होती है। बस इतनी सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बार अंडरस्टैंडिंग है, तुम अभी देखो एक कहानी की तरह लगेगा तुम्हें, और बस तुमको रिवीजन करते वक्त कुछ फील ही नहीं होगा, बस तुम जाके लिख दोगे। और डेफिनेटली 60% से तो अब आ ही जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। बहुत अच्छा स्कोर करना है तब राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब करते हैं, ठीक है। दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह बोलता है कि इस केस में देयर वर 4 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन रिलेटिंग टू सेम सब्जेक्ट मैटर। 4 बार लिटिगेशन हुआ है इसमें, 4 बार सूट फाइल किए गए एपिलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में, ठीक है, ये बात याद रखना। रिस्पोंडेंट यूज्ड ऑल डायलेटरी टैक्टिस टू प्रोलॉन्ग द लिटिगेशन। डायलेटरी टैक्टिस का मतलब डिलेइंग टैक्टिस, तो रिस्पोंडेंट ने इसमें सब कुछ किया जिससे वो डिले कर सकता होगा लिटिगेशन को, ठीक है। एप्लेंट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द रिस्क। अब देखो मेन केस तुम्हारा यहाँ शुरू होता है, बोला जा रहा है इसमें 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए हैं, इसमें रिस्पोंडेंट ने जितनी कोशिश कर सकता था उसने कोशिश की डिले करने की। अब क्या होता है, मेन तुम्हारा फैक्ट ये है कि एपेलेंट जो है, एपेलेंट कौन है, दलपत कौर, रिस्पोंडेंट कौन है, प्रहलाद सिंह। एपेलेंट जो है दलपत कौर जो है वो एक अग्रीमेंट करता है प्रहलाद सिंह के साथ कि वो हाउस परचेज करेगा, टू परचेज द हाउस ऑफ रिस्पोंडेंट, एंड ऑल्सो पेड मनी, बट द पोजेशन ऑफ हाउस वॉज नॉट गिवन टू हिम। समझ आया? तो दलपत कौर ने प्रहलाद सिंह के साथ एक क्या किया, एक अग्रीमेंट किया फॉर द परचेज ऑफ हाउस ऑफ द रिस्पोंडेंट, और उसने पैसे भी दे दिए किसको, प्रहलाद सिंह को, बट उसको पोजेशन नहीं दिया प्रहलाद सिंह ने, ठीक है। फिर एप्लेंट ने एक सूट फाइल किया। देखो अब ये तुम्हारा फैक्ट था, देखो अब इतना डिटेल में नहीं जाते, दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ,
बेचारा दलपत कौर ने पैसे भी दे दिए प्रहलाद सिंह को, और प्रहलाद सिंह जो है वो पोजेशन नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। अब क्या करेगा, पोजेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, अब कोर्ट जाएगा, अब क्या ऑप्शन बच गया है, वो सुन ही नहीं रहा। तो ये क्या किया, एपेलेंट जो है सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अग्रीमेंट तो हो गया है ना, दैट अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो वो अग्रीमेंट था, दैट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसने एक सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेल डीड है मेरे पास, ठीक है, और जो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। तो एपेलेंट ने सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, which was decreed ex parte and sale deed was executed by court. कोर्ट ने सुन भी लिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, और एक्स पार्टे डिक्री भी पास कर दी, और कोर्ट ने सेल डीड भी एग्जीक्यूट करवा दिया कि नहीं तुम्हारा सही में क्लेम बनता है तो तुम्हें मिलना चाहिए। उसके बाद रिस्पोंडेंट की वाइफ ने she filed a suit against appellant and also sought temporary injunction from disposition, but it was rejected by trial court and on appeal confirmed by high court. देखो ये सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन, एक राउंड ऑफ लिटिगेशन हो गया, इज इट क्लियर टू यू? एक राउंड ऑफ लिटिगेशन क्या था वो आपको समझ आ गया कि सूट फाइल किया कि मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, तो कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, ऑपोजिट पार्टी अपियर ही नहीं हुई, कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास कर दिया और सेल डीड एग्जीक्यूट करा दिया। अब उसमें कौन रह रहा था उस प्रॉपर्टी में, डिफेंडेंट की वाइफ रह रही थी। तो डिफेंडेंट की वाइफ जो है, रिस्पोंडेंट की वाइफ या डिफेंडेंट की वाइफ, वॉट एवर नेम यू कैन गिव, तो रिस्पोंडेंट की वाइफ जो है अब उसने दूसरा सूट फाइल किया एपेलेंट के अगेंस्ट में, और बोला टेम्पररी इंजंक्शन लेने की के लिए सूट फाइल किया, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन लेने के लिए सूट फाइल किया कि मुझे डिस्पोजेस ना किया जाए, ठीक है, तो टेम्पररी इंजंक्शन फ्रॉम डिस्पोजेशन, कि मुझे डिस्पोजेस ना किया जाए, सामने वाले को के अगेंस्ट में इंजंक्शन ले लिया कि उसे रोका ना जाए, मतलब उसे डिस्पोजेस ना किया जाए, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय ट्रायल कोर्ट एंड ऑन अपील में भी हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया। समझ आया? रिस्पोंडेंट की वाइफ ने अब दूसरा सूट फाइल किया कि उसको प्रॉपर्टी से निकाला ना जाए, टेम्पररी इंजंक्शन उसने कोर्ट में फाइल किया, एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, ताकि प्रॉपर्टी से निकाला ना जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया। बट क्या ये टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन उसने उसी सूट में लगाई? नहीं, इसने तो दूसरी सूट फाइल की, तो दिस इज सेकेंड लिटिगेशन, ठीक है, दूसरा सूट फाइल करके उसने टेम्पररी इंजंक्शन लेने की कोशिश की। अब क्या होता है, एपेलेंट देन फाइल्ड एग्जीक्यूशन पिटिशन व्हिच वाज अपोज्ड बाय रिस्पोंडेंट बट कोर्ट अलाउड एग्जीक्यूशन। समझ आया? फर्स्ट जो सूट डिसाइड हुआ था ना एपेलेंट के फेवर में, एपेलेंट उसमें डिक्री भी पास हो गई, एक्स पार्टी डिक्री। अब एक्स पार्टी डिक्री को जो है ये एग्जीक्यूट कराने के लिए पिटिशन फाइल करता है, मैंने बताया था एग्जीक्यूशन होता है डिक्री का, तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए उसने पिटिशन फाइल किया, रिस्पोंडेंट ने उसको अपोज किया, बट कोर्ट ने एग्जीक्यूशन को अलाउ कर दिया एपेलेंट के फेवर में, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन का भी एप्लीकेशन जो है उसके फेवर में आ गया, एपेलेंट के फेवर में। अब थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन क्या होता है, वो स्टार्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट सन। अब रिस्पोंडेंट के बेटों ने एक सूट फिर से फाइल किया, क्लेमिंग दैट द प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन इज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो बोलता है ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है and sale does not bind them and asked for partition and ad interim injunction which was rejected by trial court and high court both. अब देखो तीसरा केस फाइल किया रिस्पोंडेंट के बेटों ने, बोला ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसका पहले बंटवारा होना चाहिए और अभी इसको एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट किया जाए ताकि इसको सेल करने से रोका जा सके। एड इंटरिम इंजंक्शन मांग लिया कि ये जो प्रॉपर्टी आप उसको दिला रहे हैं ऑपोजिट पार्टी को, मतलब किसको, एपेलेंट को, वो उससे रोका जाए, उसको ना दिलाया जाए, एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, पहले इसमें पार्टीशन होना चाहिए, सबका हिस्सा मिलना चाहिए, फिर इसको डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग उसने सूट फाइल किया जिसको ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर फोर्थ राउंड ऑफ लिटिगेशन, फिर चौथी बार केस फाइल होता है, started by the respondent in filing the present suit pending pleading that the appellant being his counsel played fraud on him and sought for interim injunction from dispossession. अब फोर्थ सूट फिर फाइल किया किसने, रिस्पोंडेंट ने। तो फोर्थ राउंड ऑफ लिटिगेशन स्टार्टेड बाय द रिस्पोंडेंट इन फाइलिंग द, देखो सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में रिस्पोंडेंट की वाइफ ने बोला मुझे नहीं निकाला जाना चाहिए, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कीजिए, मुझे डिस्पोजेस मत करो। चौथी बार रिस्पोंडेंट ने खुद फाइल किया लिटिगेशन, मतलब सूट फाइल किया और बोला कि प्रेजेंट सूट, बोला कि स्टार्टेड बाय रिस्पोंडेंट इन फाइलिंग द प्रेजेंट सूट प्लीडिंग दैट, प्लीडिंग क्या था कि एपेलेंट बीइंग हिज काउंसिल प्लेड फ्रॉड ऑन हिम। बोला ये जो एपेलेंट है ना यहाँ पे दलपत कौर, ये उसका वकील था, बोला pleading that the appellant being his counsel played fraud on him and sought for interim injunction from dispossession.
तो इसके लिए उसने बोला कि एपिलेंट बीइंग इन हिज काउंसिल उसने फ्रॉड किया मेरे साथ और इस तरीके से मेरे से प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, ठीक है। और उसने इंटरिम इंजंक्शन मांगा कोर्ट से कि मुझे डिस्पोजेस मत करो, मुझे मत निकालो, इसके लिए इंटरिम इंजंक्शन मांगा है कोर्ट से, ठीक है। इस तरीके से हुआ कि उसने बोला ये मेरा काउंसिल है, इसने मेरे साथ फ्रॉड प्ले किया और इसने अग्रीमेंट करवा लिया, जैसे भी करवा लिया फ्रॉड करके, ठीक है। ये उसका कंटेंशन था और उसने कोर्ट से इंजंक्शन मांगा, इंटरिम इंजंक्शन मांगा डिस्पोजेशन के अगेंस्ट में कि मुझे डिस्पोजेस मत कीजिए, इसके लिए इंटरिम इंजंक्शन दे दीजिए। Trial court rejected the application, but on appeal High Court allowed the application. Trial court ने ये application reject कर दिया, अपील में High Court ने allow कर दिया, ad interim injunction grant कर दी उसको, restraining the appellant को restrain कर दिया interim injunction grant करके। interim injunction किस तरीके का है ये? prohibitory, कि आप नहीं अब इसको डिस्पोजेस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई है, ठीक है। ऑपोजिट पार्टी एपिलेंट ने अपील फाइल किया है। क्लियर है तुम्हें 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन? केस का Yes, ma'am. फैक्ट समझ आया? Yes, ma'am. पता है इतने बच्चे हैं, बस 1-2 लोगों को समझ आया, तो मुझे बताओ कि क्लियर है मुझे मैम, क्लियर है। ठीक है, क्लियर ठीक है। मैम। यस मैम। क्लाइंट में कंफ्यूजन। हाँ, क्या कंफ्यूजन है? मैम ये जो बोला था ना आपकी, द रिस्पोंडेंट इन फाइलिंग द प्रेजेंट सूट प्लीडिंग दैट द अपीलेंट बीइंग हिज काउंसिल प्लेड फ्रॉड ऑन हिम, ये वाली लाइन। तो रिस्पोंडेंट ने बोला कोर्ट से ये सेम चौथा मैम, केस है। फोर्थ सेंटेंस। हाँ बोलो Fourth- शिवम। और सेम मैम, ये फोर्थ सूट वाला जो फोर्थ लिटिगेशन फाइल हुई है। ये फोर्थ सूट में ये हुआ शिवम कि उसने बोला ये एप्लेंट जो है ही वाज काउंसिल और इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। देखो डिटेल में तो तुम कोर्स मटेरियल में पढ़ोगे, लेकिन शॉर्ट में इतना ही समझना है कि उसने बोला एप्लेंट मेरा काउंसिल था और उसने मेरे साथ फ्रॉड किया और फ्रॉड करके वो अग्रीमेंट साइन करा लिया है, इसलिए मुझे डिस्पोजेस ना किया जाए और फिलहाल इंटरिम इंजंक्शन कम से कम दिया जाए और बाद में ये कोर्ट डिसाइड करे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। उसने फ्रॉड के बेसिस पे सूट फाइल किया कि एपेलेंट जो है इसने मेरे साथ फ्रॉड करके वो करवा लिया था साइन, इसलिए उसने उस बेसिस पे सूट फाइल किया है। और अभी फिलहाल के लिए जब तक ये सूट डिसाइड नहीं होता तब तक के लिए मुझे इंटरिम इंजंक्शन दे दिया जाए ताकि मुझे डिस्पोजेस ना करे वो एपेलेंट। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। बोलो बोलो पिंकी, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, बस यही आपको करना है कि फोर्थ सूट फाइल किया कि मेरे साथ फ्रॉड करके वो अग्रीमेंट साइन करा लिया गया था। द अग्रीमेंट को चैलेंज कर दिया उसने कि द अग्रीमेंट वाज नॉट फ्री फ्रॉम fraud, that was agreement was signed by fraud, right? That was I made an agreement because I was defrauded by the appellant। यही उसका कंटेंशन था कि मेरे साथ फ्रॉड करके उसने वो साइन करवा लिया था अग्रीमेंट, सो दैट अग्रीमेंट इज नॉट थ्रू माय फ्री विल। तो इसलिए उस बेसिस पे उसने सूट फाइल किया और बोला मुझे इंटरिम इंजंक्शन जब तक ये सूट डिसाइड नहीं होता मुझे इंटरिम इंजंक्शन दे दो डिस्पोजेशन के अगेंस्ट में, ताकि ऑपोजिट पार्टी मुझे डिस्पोजेस ना कर पाए। शिवम अब ठीक है, ये चलेगा? अब चलेगा? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। मैम हाँ शुभ्री। जैसे मैम इसमें इसने 4 बार सूट फाइल करा है, तो मैम इस केस में मतलब रेस्ट ड्यूटी कार्ड नहीं लग जाना चाहिए था? कहाँ डिसाइड तो कोई भी सूट नहीं हुआ ना, सब रेस्ट सब जुडिस है। अच्छा ओके मैम। और कॉज ऑफ एक्शन सबका अलग है, ये भी तो देखो, सेम कॉज ऑफ एक्शन है क्या? उसके बच्चे बोल रहे हैं पार्टीशन करवाओ, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। वाइफ बोल रही है कि मुझे डिस्पोजेस मत करो, मेरा राइट बनता है। हस्बैंड बोल रहा है कि वो अग्रीमेंट को ही चैलेंज कर दिया कि वो अग्रीमेंट फ्रॉड से कराया गया है, ठीक है। ओके मैम। और मैक्सिमम अगर कुछ होगा तो रेस्ट सब जुडिस होगा, और रेस्ट सब जुडिस का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ट्रायल भले ही बार होगा, इंटरिम ऑर्डर तो आ ही सकता है उसमें, तो फाइलिंग ऑफ सूट इज नॉट बार्ड, है ना? ओके ठीक है, तो तुम्हें इतना लिखना है, ये फैक्ट हो गया। इशू ये बनता है कि प्रिंसिपल क्या है जिस पे एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। क्या हाई कोर्ट सही है एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए रिस्पोंडेंट को? तो देखो प्रिंसिपल क्या है, ये केस तो हर तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ इंटरिम इंजंक्शन आएगा, ये केस तो लिखना ही लिखना है। प्रिंसिपल वो पूछे तब भी, नहीं प्रिंसिपल पूछे तब भी आपको लिखना है। तो दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह का केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए, ठीक है।
समझ आई बात? सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखना है तुमको कि इन द केस ऑफ दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ डिसीजन मत लिख देना, ऑब्जर्वेशन। डिसीजन से ज्यादा बेटर है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि रीजन है ना ऑब्जर्वेशन में। डिसीजन इज जस्ट लाइक डिसीजन दे दिया कि नहीं इसका बनता है इसका नहीं बनता है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें रीजनिंग दिया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट आपको लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एड इंटरिम ग्रांट इंजंक्शन ग्रांट करते वक्त कोर्ट ने बोला कि एवरी कोर्ट शुड कीप इन माइंड 3 थिंग्स। कल मैंने बताया, प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपरेबल इंजरी। सो दीज आर द 3 थिंग्स, और यही 3 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए। इसको हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और मेरे नोट्स भी दिए हुए हैं, इस पे देख लेना। प्राइमा फेसाई केस और ये सब जो है, इररिपरेबल इंजरी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ये सब मैंने डिटेल में समझाया, इसलिए समझाऊंगी नहीं अभी। ठीक है ना, आगे बढ़े। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये कहता है कि अगर इंजंक्शन दे दिया तो कितना हार्डशिप होगा डिफेंडेंट को, और अगर इंजंक्शन नहीं दिया तो कितना हार्डशिप होगा प्लेंटिफ को। उस दोनों को बैलेंस करके देखेंगे, और जिसको ज्यादा हार्डशिप होगा उसके फेवर में डिसीजन हो जाएगा इंजंक्शन का। देखेंगे कि अरे नहीं दिया तो प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा हार्डशिप होगा, उतना हार्डशिप डिफेंडेंट को नहीं होगा अगर हम दे देंगे तो। समझ आई बात? ठीक है गोपाल जी, ठीक है। और कुछ? यही है बस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, आम आदमी की भाषा में आप यही लिखिएगा बस, थोड़ा सा अब अच्छे से फ्रेम करके देखो ना। लिखा है, इफ ऑन वेइंग कॉम्पिटिंग पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ इंजरी हार्डशिप, वही इंजरी हो गया, कि अगर हम वे करेंगे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकलीहुड ऑफ इंजरी, एंड इफ द कोर्ट कंसिडर्स दैट pending the suit the subject matter should be maintained in status quo in an injunction would be, मतलब वही वे किया जाता है कि इंजरी किसको ज्यादा हो जाएगा देने से और किसको कम होगा नहीं देने से। जिसके फेवर में बैलेंस ज्यादा है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके फेवर में ये डिसीजन आ जाएगी इंटरिम इंजंक्शन की। ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हो गया। तो देखो अब डिसीजन पे आ जाओ। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये देखना जरूरी है, प्लीज तीनों प्रिंसिपल्स हर इंजंक्शन के हर केस हर क्वेश्चन में ये डालना है। दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह का केस। ठीक है, डिसीजन आ जाता है। कोर्ट क्या कहती है? अनडाउटली इन अ सूट सीकिंग टू सेट असाइड द डिक्री the subject matter in the earlier suit though become final, the court would in an appropriate case grant and ad interim injunction when the party seeks to set aside the decree on the ground of fraud plead। ठीक है, ये सब ठीक है। कोर्ट का फाइनल डिसीजन यही, ये 3 प्रिंसिपल्स अप्लाई करना इस केस में, यही लिखना है। दीज 3 प्रिंसिपल्स आर प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपरेबल इंजरी, ये सब एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद बोलना कि कोर्ट हैज हेल्ड दैट, कि हाई कोर्ट हैज कमिटेड मैनिफेस्ट एरर। हाई कोर्ट का कहना है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना, हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है, हाई कोर्ट ने क्या किया, एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। तो कोर्ट ने इस केस में यही बोला कि अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ दिस केस, हाई कोर्ट ने जो अलाउ किया है, इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है, दैट इज नॉट करेक्ट डिसीजन। ठीक है, तो वो कोर्ट ने उसको सही नहीं माना और बोला कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन। ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि हाई कोर्ट विदाउट अवर्टिंग टू एनी मटेरियल सर्कमस्टांसेस लाइक एन एक्ट ऑफ डैमेज और एनी एलिनिएशन मेड एटसेट्रा हेल्ड दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे बेसिकली था कि हाई कोर्ट ने ये देख लिया कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो किसके फेवर में है, इंजंक्शन ग्रांट करने के फेवर में। बट हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में नहीं लिया। ठीक है, लाइक एक्ट ऑफ डैमेज या कोई एलिनिएशन, इन सब चीजों को बिना कंसिडर किए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, हाई कोर्ट जो है इस कंक्लूजन पे पहुंच जाती है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो इंजंक्शन ग्रांट करने में है। ठीक है, इस कंक्लूजन पे पहुंच जाती है हाई कोर्ट। ठीक है, बिना बाकी चीजों को नोटिस में लिए हुए। तो कोर्ट ने बोला, अपील जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। ये तुम्हारा मेन डिसीजन हो गया। इतना तुम्हें डिसीजन में लिख देना है कि हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट हाई कोर्ट हैज कमिटेड एन एरर बाय ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शन by considering that the balance of convenience lies in the favor of granting injunction, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में सही नहीं था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट के डिसीजन को डिसमिस कर दिया।
बस इतनी ही सी बात है। शिवम, मैं एक बार आती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे, बस मुझे एक बार समराइज करने दो। तो दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह में कैसे शुरू करोगे आप? मेन इशू इसका यही, हर जगह जब भी पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स तो आप लिखोगे दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह में ये 3 प्रिंसिपल आए, तीनों प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देना है बस। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन ही बना दे, ये जो केस है उसी को क्वेश्चन का फॉर्म दे दे और पूछा जाए कि देयर इज अ केस जहां पे ऐसे ऐसे हुआ, मान लो 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन है इसमें, मान लो तुमको कोई केस बना के दे दे जहां पे, कोई क्वेश्चन बना के दे दे जहां पे 2 ही राउंड ऑफ लिटिगेशन हो, ठीक है, हो सकता है इन 4 में से 2 ही राउंड ऑफ लिटिगेशन और तुमसे क्वेश्चन पूछे, तो तुम दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह से रिलेट करके बताना, अंडर दिस केस आल्सो देयर वर 4 राउंड ऑफ लिटिगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द एपेलेंट हैज फाइल्ड अ सूट for the selling of property on the basis of agreement. There was an agreement to sell and appellant has paid the price also, and he wanted possession, but the opposite party was not giving the possession to the appellant, so he filed a suit for the possession, right, for the possession of that property or for the execution of sale deed. तो सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया, एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी, सेल डीड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर भी दे दिया गया। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने की वाइफ ने डिस्पोजेशन के अगेंस्ट में टेम्पररी इंजंक्शन फाइल किया, उसके लिए भी सूट फाइल कर दिया। उसके बाद उसके बच्चों ने किया, उसके बाद उसने खुद बताया कि ये जो अग्रीमेंट है दैट वाज अग्रीमेंट वाज साइंड नॉट बाय हिज फ्री विल, दैट वाज साइंड अंडर द फ्रॉड, ऐसे करके आप बता दोगे। उसके बाद बताओगे कि सो लीगल इश्यूज क्या बने, तो लीगल इशू इन दैट केस वाज दैट कि कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे और उसके बाद क्या आइडेंटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए था रिस्पोंडेंट के फेवर में, ये लीगल इशू बना। फिर लिखोगे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि ये 3 प्रिंसिपल्स को देखना है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था उसका इंटरिम इंजंक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने गलत कंक्लूजन ड्रॉ किया कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में है। हाई कोर्ट हैज कमिटेड an error regarding the conclusion that the balance of convenience lies in the favor of granting injunction without considering other material circumstances. हाई सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि बाकी मटेरियल सर्कमस्टांसेस भी थे, उसको बिना कंसीडर किए हुए हाई कोर्ट ये कंक्लूजन पे पहुंच गई कि इंटरिम इंजंक्शन को ग्रांट करना पड़ेगा, ग्रांट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके हाई कोर्ट के डिसीजन को खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। सो दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर केस, बस इतना ही तो तुम्हें लिखना है, ये माइंड में इतना रखो, लिखते वक्त तुम्हें देखो कि तुमको कितना लिखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट है। शिवम जल्दी बताओ क्या पूछना है। मैम इसमें लिस्पेंडेंस का भी कोई सीन आएगा? लिस्पेंडेंस का सीन आएगा तो क्या फर्क पड़ता है उससे आएगा तो क्या, लिस्पेंडेंस का क्यों जिक्र करना है तो कर दो जिक्र, लिस्पेंडेंस का जिक्र करना है कर दो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। किसी ने अगर मान लो सेल भी कर दिया बीच में, तो लिस्पेंडेंस ये थोड़ी कहता है कि तुम सेल नहीं करोगे, ये कहता है कि तुमने अगर सेल करना नहीं चाहिए और अगर आपने सेल कर दिया, कुछ कर दिया, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। समझ आई बात? कि ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट सब्जेक्ट मैटर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, बट अगर हो गया, मान लो किसी ने उसको ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी को वो वाला, तो क्या होगा, दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। यही पढ़ा था ना लिस्पेंडेंस में, तो लिखना है लिख दो ऐसे, एज सच टेम्पररी इंजंक्शन के रिगार्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उससे रिलेशन में कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही लिखा है, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसमें था तो उसने लिख दिया, बट ये सब लिखने से कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना शिवम? यस मैम, बट आई थिंक मैम ये आंसर को थोड़ा सा एनरिच करेगा। हाँ तो डाल दो, तो फिर दिखाना को ठीक है, डाल दो, ठीक है। कि कोई एलिगेशन अगर होता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, है ना। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अगर कभी कोई एलिनिएशन होता है तो वो सब्जेक्ट ऑफ लिस्पेंडेंस है, ये आप डाल दो, डालना है तो डाल दो, ठीक है। बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके लिए इस केस मतलब ये टेम्पररी इंजंक्शन के टॉपिक के लिए दैट इज नॉट, मतलब उसका कोई इतना रेलेवेंस नहीं था, ठीक है। चलो हो गया शिवम, और कुछ? नहीं मैम, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो लिस्पेंडेंस को ही मेन इसको लिस्पेंडेंस के ऑब्जर्वेशन पे दिया है लास्ट में, जो ये कंडीशंस बताए हैं 3 प्रिंसिपल्स,
वो इसी लिस्पेंडेंस के ही बेसिस पे इन्होंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। सेकंड पैरा पढ़ लो फिर इसका, डिसीजन का सेकंड पैरा पढ़ो। पैरा पढ़ो 5 second पैरा। पैरा हाँ 5 is पैरा 5 in our considered view high court committed manifest error in law and in jumping to the above conclusion to allow the appeal. This appeal is accordingly allowed. The order of the high court is set aside and that of the trial court is confirmed. It is made clear that any observation made either by the trial court or the high court or of this court should be taken to be not relevant at the trial on merits. ये These नहीं, लास्ट का सेकंड पैरा ठीक तो है। ये तो बात क्लियर हो ही चुकी है ना शिवम की बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है हाई कोर्ट ने बोला कि इंजंक्शन ग्रांट करने के फेवर में है, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देयर वर अदर ऑब्जर्वेशन आल्सो, देयर वर अदर मटेरियल सर्कमस्टांसेस आल्सो। सुनो ना, तुम लिस्ट पेंडेंस का जिक्र करना चाहते हो करो, बट इन माय ओपिनियन तुम इतना लिखोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। कुछ चाहिए नहीं। इस केस से क्या चाहते हैं? इस केस से हम लिस्ट पेंडेंस को समझाना चाहते हैं या लिस्ट पेंडेंस को बेस बनाना चाहते हैं? कहीं से कुछ भी लिस्ट पेंडेंस को बेस नहीं बनाना चाहते। इस केस से सिर्फ हम इतना समझाना चाहते हैं कि ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करके इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, और इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको फॉलो नहीं किया हाई कोर्ट ने और इंटरिम इंजंक्शन दे दिया। बस बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को उसने सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया और उसने दे दिया डिसीजन। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है कि बाकी सर्कमस्टांसेस को बगैर देखे हुए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को उसने अच्छे से नहीं इंटरप्रेट किया, या फिर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के रिगार्डिंग सही कंक्लूजन हाई कोर्ट ने ड्रॉ नहीं किया और इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। ठीक है, इसलिए उसी बेसिस पे इसको उसके ऑर्डर को हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। बस तुम इतना लिखो, दैट विल बी मोर देन इनफ। तुम लिस्ट पेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट हटा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक है, मैम उसको छोड़ दो। मैम हम्म मैम सेकंड अपील के उसमें सेकंड अपील के क्वेश्चन में इसको रेज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे एरर हुआ था ना, सेकेंड अपील के केस में इसको, सेकेंड अपील का केस में इसको क्यों रेज करना है? तुम्हें शिवम डालना है तुम डाल दो, तुमको जहां लगता है तुम डालना चाहते हो इसको डाल दो, बट इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आंसर में। ओके हम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा खत्म। हाँ। मैडम एक प्रश्न है इसमें। आपकी आवाज इको हो रही है। हाँ हाँ मैडम, मैं बोलिए। एक सेकंड मैडम, ये कुछ मॉरलिटी पर नहीं आ रहा? फैक्ट को छोड़कर, मतलब लॉ के हिसाब से तो ठीक था, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं दी। तो क्या मोरालिटी? आप अगर ये सब देखना चाहते हो उसको डिटेल में पढ़िए फिर। मुझे तो मोरालिटी का इश्यू कुछ नहीं लग रहा। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अपना है और उसका ऑब्जर्वेशन यही था, बट लेकिन इसको सही में अगर पूरा डिटेल में समझना है कि क्या बेस बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों, देखिए इस क्वेश्चन को समझना है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो इंजंक्शन ग्रांट करने के फेवर में नहीं है, जो कि हाई कोर्ट ने कर दिया। इसको समझना है तो फिर डिटेल में आप इस जजमेंट को पढ़ें, फिर वो शॉर्ट में पढ़ के नहीं आएगा कंक्लूजन। ठीक है, कि क्या बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्यों उसके फेवर में नहीं है। कोर्ट का ये फाइनल कंक्लूजन भले ही है सुप्रीम कोर्ट का कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है, उसको बगैर देखे हुए हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया है, लेकिन आप कौन कौन से सर्कमस्टांस है जिसको नहीं देखा है हाई कोर्ट ने, दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। और उसके लिए अभी जरूरत ही नहीं है, आप लोग मतलब एकदम जहां जा रहे हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर तो डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। हेलो हेलो, यस मैम। ठीक है, तो वो डिटेल डिस्कशन है गोपाल जी, और उसमें मैं नहीं एंटर करना चाहती हूँ, तो दिस इज द रीजन मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना रेलिवेंट है एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इनफ है, तुम इतना लिखो, तुम्हारा आंसर कंप्लीट है। अब बहुत डिटेल में समझना है तो फिर तो हम निकालते डीयू का केस मटेरियल, फिर डिटेल में उसको समझा जाएगा, बट यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। नहीं तो उससे नहीं पढ़ा जाता, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये इन चीजों से, मतलब इसको तो पढ़ना भी नहीं चाहिए बेसिकली देखा जाए तो, बट वी डू नॉट हैव टाइम। मतलब 6 महीने का कोर्स 3 महीने में कराओ, 3 महीने में भी इतनी छुट्टी होती है, बीच में कभी ये होता है, कहने का मतलब ये सब इशू है। तो इसलिए आप डिटेल में कैसे उसको पढ़ेंगे? डिटेल में हम पढ़ने बैठेंगे हमारा कितना टाइम जाएगा ये सोचो।
जैसा भी तुम्हें लगे, तुमको करना है तो इसको तुम कर सकते हो। तुम लोग खुद उसको पढ़ो, निकालो कि कैसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में नहीं गया, इसके रिगार्डिंग तुम देख सकते हो, ठीक है। और लिस्ट पेंडेंस का इतना इशू नहीं है शिवम, जहां भी तुम्हें जिस पैरे में लगता है कि इशू दिख रहा है लिस्ट पेंडेंस का, तुम वो हाईलाइट करो कोर्स मटेरियल से। क्योंकि लिस्ट पेंडेंस को बेस बना के क्या कर, लिस्ट पेंडेंस का डायरेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हुआ, कोई भी डिसीजन आया, बस दैट विल बी सब्जेक्ट टू, कोई भी लिस्ट पेंडेंस अगर होता भी है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन। कोई सेल कर रहा है, एलिनेट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट, तो उस केस में बाकी जो डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे वो एलिनेशन उससे बाउंड होगा, जिसके भी फेवर में आएगा उसको मिलेगी वो प्रॉपर्टी। सेल कर दिया सेलर ने, अब सेलर के फेवर में नहीं आया डिसीजन, तो वो प्रॉपर्टी उससे ले ली जाएगी, जिसके पास जिसको दी गई है उसको, मतलब जिसके फेवर में है डिसीजन उसको दी जाएगी। बट सेलर के ही फेवर में आ गया तो वो एलिनेशन वैलिड हो गया फिर। तो इसमें क्या है, लिस्ट पेंडेंस को इतना क्यों बेस बनाना है? हाँ बोलो सिचंदर। मैम ये जो थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन है, जिस ग्राउंड पे रिस्पोंडेंट के सन ने फाइल की थी कि प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता जब तक पार्टीशन ना हो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, तो क्या ये ग्राउंड मैम वैलिड है? क्या उसने, क्या देखो उसका अपना राइट है ना, उसका भी तो अपना राइट है। अगर मान लो कि एक ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी है और उसमें एक ही व्यक्ति सेल कर दे रहा है, अग्रीमेंट टू सेल कर दिया, समझ रहे हो, तो उसका वैलिड क्यों नहीं है ग्राउंड? उसका भी ग्राउंड है, उसका वैलिड है ग्राउंड। उसका अगर मेरा प्रॉपर्टी में राइट है और मेरे बिना प्रॉपर्टी, मेरे से बिना पूछे फैमिली के किसी हेड ने उसको सेल कर दिया, कर्ता के पास राइट है सेल करने का प्रॉपर्टी का, बहुत लिमिटेड, जब फैमिली की नीड फुलफिल नहीं हो रही हो उस वक्त आप कर सकते हो, कर्ता हैज राइट। बट वैसे नहीं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है और उसको कोई सेल कर देगा तो उसका वैलिड है ग्राउंड, क्यों नहीं? वो केस फाइल कर रहा है, सही है, उसका अपना ग्राउंड सही ग्राउंड है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि प्रॉपर्टी वाकई में किसको बिलोंग करती है। तो मैम इसमें ये तो रिजेक्ट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, तो वो डिफरेंट कंसर्न है, रिजेक्ट कर दिया, उसके अपील में कोई गया नहीं गया, क्या पता ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी भी ना हो। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आता तुम लोगों का, समझ गया उसको मैम, हम क्लियर। डिस्कस करेंगे, मतलब मेरा मुद्दा कुछ और है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ग्राउंड वैलिड था क्या? हमने क्या ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को पढ़ लिया है? क्या हमको पता चल गया है कि वाकई में वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी या नहीं थी? उसके बच्चों ने बोला ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, जस्ट सपोज, और कोर्ट केस चला और समझ नहीं, और कोर्ट केस भी चल रहा है और केस में साबित हुआ कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, या प्राइमा फेसाई ही एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे समझ आता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो सुजिंदर? यस तो ये मैम, गॉट अपने इट। से बिना ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को पढ़े, बिना उस केस को पढ़े, वो सूट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या ग्राउंड लिया गया, क्या क्या एविडेंसेस दिए गए, या क्या क्या हुआ उस सूट में बेसिकली, उसको बगैर जाने आप कैसे समझ सकते हो कि वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी था भी या नहीं था, या ट्रायल कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किया, वो निकला या नहीं निकला ऐसा? पर केस किया जा सकता है, वो ग्राउंड लिया जा सकता है, ठीक है। अब ग्राउंड तो ये भी ले रहे हैं कि फ्रॉड से किया गया है, और ये तो हर कोई बोलता है फ्रॉड से किया गया है। तुम कोर्ट जाओ ना, यही सब ग्राउंड लेता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट और क्या बोलेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। डिफेंडेंट को अगर नहीं देना है प्रॉपर्टी तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ पैसे तो ले लिए थे, ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं, मेरा मन बदल गया, ऐसे बोलेगा डिफेंडेंट जाके? वो यही सब तो बोलेगा, यही सब तो ग्राउंड्स लाएंगे। हो सकता है उनका ग्राउंड सही भी हो, डिफेंडेंट बोल रहा है कि फ्रॉड से लिया गया, हो सकता है मे बी कि फ्रॉड से ही हुआ हो, या मे बी नहीं हुआ हो, वो सिर्फ एज अ डिफेंडेंट एक डिफेंस ले रहा है अपने प्रोटेक्शन में। बचाव कैसे करेंगे? झूठ बोल के तो बचाव करते हैं, तो या तो वो झूठ बोल के बचाव कर रहा है या असलियत में उसके साथ फ्रॉड हुआ होगा, यही बात है ना। वो तो डिसीजन पे बेस्ड है ना, डिसीजन क्या निकल के आता है, एविडेंस क्या निकल के आता है। अननेसेसरी डिस्कशन हो गया ये, इसकी जरूरत ही नहीं है इस टाइम पे। हम शॉर्ट में क्यों पढ़ रहे हैं जब इतना ही डिस्कस करना है? नहीं ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, बट ग्राउंड लिया जा सकता है, ठीक है सजिंदर। बस ये है कि ग्राउंड सही था या गलत वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। सही होगा ग्राउंड तो आगे कोर्ट केस चलेगा, सही नहीं होगा ग्राउंड कोर्ट को लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं प्राइमा फेसाई ऐसा कि ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी है, बाकी चीजें हैं। अब मान लो ऑपोजिट पार्टी ने दिखा दिया, ये देखिए सेल डीड, इस व्यक्ति का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसने खरीदा था इस व्यक्ति से, कहाँ से ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी हो गया वो? तो क्या होगा? तो उसका सूट रिजेक्ट ही होगा ना। यस मैम, क्लियर हो गया पॉइंट। चलो ठीक है,
एक के अब खत्म होने दो, अब तुम लोग एकदम अर्ली पेंडेंस वाला भी इतना इशू नहीं है, तुम बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को हाईलाइट करो ना भाई, तुम टीपीए वाली पॉइंट को हाईलाइट करके यहाँ पे क्यों नंबर लेना चाहते हो? मैं वही समझा रही हूँ तुम्हें कि इस सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना पॉइंट ही लिखना है आपको। अब बेस बनाया है लिस्ट पेंडेंस को, क्यों लिस्ट पेंडेंस को बेस बनाने से क्या मिल गया इसमें? अब बेस बनाया नहीं बनाया ये कंसर्न ही नहीं है, कंसर्न है कि सीपीसी के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, और कौन सा पॉइंट मिसिंग है जिसके बेसिस पे ये रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन रहा है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मिसिंग है, सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन रहा है। तो कम टू सीपीसी, राइट? तुमको जो 3 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल को हाईलाइट करके बताना है कि ये जो है इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सही नहीं था अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बाकी फिर भी इसको बहुत डिटेल में समझना है, क्या क्या है, नहीं हुआ, कैसे कैसे हुआ, बहुत डिटेल में जाना है, तो तुम्हारे पास है केस मटेरियल, उसको पढ़ सकते हो, बट अभी मत पढ़ो, अभी इतना ही समझो। चलो आगे चले। देखो जो मेरे ख्याल से जितना इम्पोर्टेंट लगता है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, आगे तो तुमको पढ़ने के लिए तो पूरा जजमेंट है, पता नहीं कितने पेजेस के जजमेंट आते हैं। केस मटेरियल में भी क्या है, पैरा वाइज इधर उधर से पैरा लिया हुआ है, प्रॉपर पैरास भी पता नहीं है या नहीं है, मैं नहीं जानती। कई केसेस में तो मुझे ऐसा लगा कि बीच बीच में पैरा डाला गया है इंडियन कानून से, तो आप लोग देख लो जैसे भी आपको लगता है। मेरा जो पर्पस है मैं वो पूरा कर देती हूँ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी लगता है सीपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उतना ही मैं बता देती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा लिखा भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट केस जो है तुम्हारा मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, ठीक है। मेन इशू इसमें यही बना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, यही इशू है, इसको ही लिखना जरूरी है, बाकी इफ एंड बट मत लेके आना, उसको वो जरूरी होता ही नहीं है। मेन इशू ही यही बना कि ऑर्डर 39 में जो ग्राउंड्स हैं, क्या उन्हीं ग्राउंड्स पे मिलेगा इंटरिम इंजंक्शन, या किसी और ग्राउंड्स पे भी, किसी और ग्राउंड पे भी कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन दे सकती है? क्या इनहेरेंट पावर का यूज हो सकता है इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने में? तुम्हारा क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि क्या कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट इंजंक्शन कैन कोर्ट ग्रांट इंटरिम इंजंक्शन बाय एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करके क्या कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, या सिर्फ ऑर्डर 39 में जो रूल 1 और 2 में जो ग्राउंड्स दिए हैं उन्हीं पे सिर्फ दे सकती है इंजंक्शन? यही मेन पर्पस है इस केस को पढ़ने का, ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट कहीं से भी ले लिया तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती। अब बार बार एसएलपी की बात हो रही है तो हम एसएलपी थोड़ी पढ़ने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको समझना है कि बस इतनी सी बात है। कोर्ट का देखो, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो याद रखना है आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन में भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखना है। जैसे इसमें सेक्शन 94 का जिक्र हुआ, सेक्शन 94 का जिक्र हमने कभी ऑर्डर 39 के साथ नहीं किया था पहले पढ़ते वक्त, बट सेक्शन 94 का इसमें जिक्र हुआ है इस केस में, तो सेक्शन 94 डालना जरूरी है क्योंकि ये सीपीसी के सेक्शन 94 की बात हो रही है, तो इसको डालना बहुत जरूरी है। सेक्शन 94 क्या कहता है सीपीसी का कि एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए क्या किया जाएगा? सेक्शन 94 एक बार देखो कि एंड्स ऑफ सेक्शन 94 का क्लॉज सी कि क्या कहता है, to prevent the ends of to in order to prevent the ends of justice from being defeated, to securing the ends of justice, basically to secure the ends of justice, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कैन ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू सिविल प्रिजन। ये हमने वैसे भी देखा था, रूल किसमें था डिसोबीडियंस या ब्रीच किया तो सजा होगी, रूल बताओ 2A में था। तो इसमें 94 इज रिलेटेड टू ऑर्डर 39 कि कोर्ट जो है कभी भी एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। और अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो ये होगा, तो ये जरूर लिखना इस केस में जब भी लिखो या ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन के बारे में बात करो तो ये चीज डाल देना है, ठीक है। अब इसके फैक्ट को पढ़ लेना, पढ़ सकते हैं अभी, लेकिन एक बार ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फैक्ट थोड़ा सा है, उसको लंबा है, उसको पढ़ लेना। ऑब्जर्वेशन कोर्ट का यही रहा कि क्या क्वेश्चन ये आया कि क्या इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है कोर्ट या नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यू थे डिफरेंट हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया था इस केस 1962 में ये जब केस आया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था इसके ऊपर।
हाई कोर्ट्स के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो व्यू थे इसके रिगार्डिंग। एक ने बोला कि नहीं, ऑर्डर 39 के अलावा किसी और ग्राउंड पे इंटरिम इंजंक्शन कभी कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकती। दैट इज वन व्यू, ठीक है। बहुत सारे हाई कोर्ट के ओपिनियन में दो ओपिनियन सामने आई है कि एक ओपिनियन ये रहता है कि नहीं, हाई कोर्ट जो है दिया हुआ है ऑर्डर 39 बहुत सफिशिएंट ग्राउंड है, उसके अलावा कोई और ग्राउंड पे कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती है। ये व्यू था। दूसरा व्यू ये था कि नहीं, अदर व्यू ये था कि कोर्ट जो है इशू कर सकती है इंटरिम इंजंक्शन दूसरे ग्राउंड पे भी जो कि ऑर्डर 39 में कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा कि नहीं, सेकेंड व्यू जो है ना कि ऑर्डर 39 के अलावा भी जो दूसरे ग्राउंड है उस पे कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। दैट इज मोर करेक्ट। उसको लगा कि ये जो दूसरा वाला व्यू है वो करेक्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, ये जो 7 ऑब्जर्वेशन है इस केस में तुम्हें लिखना होगा, ये जरूर लिखना क्योंकि ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहली बात कि इट इज वेल सेटल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ कोड आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्व, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकंड व्यू सही है कि ऑर्डर 39 में जो ग्राउंड्स हैं उसके अलावा ग्राउंड्स पे इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो कोड है सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। रीजन इसलिए है क्योंकि लेजिस्लेचर उस वक्त हर चीज फोर्सी नहीं कर सकती थी कि बाद में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो इसलिए दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव ही होता तो इनहेरेंट पावर का कॉन्सेप्ट ही क्यों आता, फिर तो सब लिखा हुआ होता, कोर्ट को उसी से चलना होता। इनहेरेंट पावर दिया ही इसलिए गया है कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी ऐसे सरकमस्टांस आए जहां तक हमारी नजर आज नहीं पहुंच रही है, तो कल को आपकी नजर पहुंचती है तो आप कर सकते हैं। कल मेरा एक थेसिस था एज ऑफ कंसेंट पे, मैं उसमें बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 142? कहते हैं कि 18 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, किसी फीमेल के साथ, तो उसमें कंसेंट तो है ही नहीं। कंसेंट बिलो 18 देयर इज नो कंसेंट, वो कंसेंट माना ही नहीं जाता है। और पॉक्सो एक्ट पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है, कि पॉक्सो एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे यही कहता है कि बिलो 18 जो है कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, इवन समबडी टचेस सम अदर पर्सन, तो वो भी एक सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है और उसमें भी सजा हो जाती है बिलो 18। चाहे वो 17 साल का व्यक्ति 17 साल का मेल फीमेल के साथ अगर थोड़ा भी इलोप करता है, रोमांटिक रिलेशनशिप में आता है, तो दैट इज एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू पॉक्सो, ठीक है। लेकिन तुम जानते हो जस्टिस इंदिरा बनर्जी, उनके पास ये केस आया था, बेल नहीं हो रही थी लड़के की। लड़का था 17 साल 11 महीने का, नहीं, लड़का था 19 साल का, लड़की थी 17 ईयर्स 11 मंथ की। तो उस केस में उसके अगेंस्ट केस हो गया था। शी सेड कि वो तो बिल्कुल रोमांटिक रिलेशनशिप था, दो एडोलेसेंट पर्सन जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट केस हो गया, लड़के के अगेंस्ट केस हो गया, क्योंकि गर्ल बिलो 18 ईयर्स, कंसेंट तो उसका कंसेंट माना ही नहीं जाता है क्योंकि 18 साल में ही कंसेंट है, दिस इज द एज ऑफ कंसेंट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करके उसको बेल ग्रांट किया, ठीक है, उसके फेवर में डिसीजन दिया, लड़के के फेवर में डिसीजन दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करके। क्यों दिया गया? यही रीजन है कि कल को कोई ऐसी सरकमस्टांस आती है जिसको आज आप फोर्स ही नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए इनहेरेंट पावर सबको दिया गया है। दिया क्या गया है? सबके पास इनहेरेंट पावर है। तो दिस इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी बोला कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज कर लिया, कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करती है कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। बाकी कोर्ट के मामले में इनहेरेंट पावर अंडर सीपीसी है, सिविल है, तो इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151। तो यही बात है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यही है कोर्ट का कि देखिए सीपीसी का जो प्रोविजन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है उस वक्त इनकेपेबल थी ये फ्यूचर सर्कमस्टांसेस को देखने में, ठीक है, तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं था। दूसरी बात, सेक्शन 94 जो कहता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन। 94 में तो यही कहता है, ये थोड़ी लिखा हुआ है 94 में कि एक बार 94 का की लैंग्वेज देख के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। कहीं भी 94 में ऑर्डर 39 का जिक्र है क्या? जल्दी से बताओ। क्लॉज सी में ऑर्डर 39 लिखा है क्या? हेलो, टेम्पररी इंजेक्शन वर्ड यूज किया Yes, ma'am. इंटरिम इंजंक्शन वर्ड यूज किया गया अक्षिता या पिंकी।
उसमें कहीं ऑर्डर 39 तो यूज नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यही तो कोर्ट का यही कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, कि देखिए सेक्शन 94 भी कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, कोर्ट जो है टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगी। कहीं ये तो नहीं लिखा है कि टेम्पररी इंजंक्शन उन्हीं सर्कमस्टांस में ग्रांट करेगी जहां ऑर्डर 39 बोलता है। ऐसा तो नहीं है कुछ? हेलो No, ma'am. ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट है, बोलता है द इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 94, कहीं लिखा है इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड, ऊपर लिखा है देखो कि प्रिवेंट्स द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट मे इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड। तो बोलता है क्लॉज, आप दूसरा ऑब्जर्वेशन पढ़ो, बोलता है सेक्शन 94 जो कहता है वो कहता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, if it is so prescribed, grant temporary injunction. There is no such expression in section 94 which expressly prohibit the issue of temporary injunction in circumstances not covered under order 39. कोई ऐसी बात ही नहीं लिखी है कि आप जो ग्राउंड ऑर्डर 39 में नहीं है उस ग्राउंड पे अगर इंटरिम इंजंक्शन दे दिया गया तो क्या होगा, वो नहीं दिया जा सकता है, ऐसा तो कोई बात नहीं लिखा हुआ है। बोलता है द इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है फिर, इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड क्यों डाला गया इस सेक्शन में? तो बोलता है in section 94 is only this, that when the rules prescribe the circumstances in which the temporary injunction can be issued, ordinarily the court is not to use its inherent power to make the necessary order in the interest of justice, but is merely to see whether the circumstances of the case bring it within the prescribed rule. if it is so prescribed का क्या मतलब हुआ फिर? समझ आया? क्वेश्चन ये उठता है, देखो बहुत डिटेल में तुमको जजमेंट पढ़ना है, दैट इज डिफरेंट इशू। समझने के लिए बस इतना ही समझना है कि पहला ऑब्जर्वेशन तो कोर्ट का यही था कि देखिए ये एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है, तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस वक्त फोर्स नहीं किया गया हो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनहेरेंट पावर, इसलिए कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है उसको डील करने के लिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि 94 भले ही ये कहता है कि एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कोर्ट जो है इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर देगी, इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करेगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड का ये मतलब हुआ कि अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा है 94 से, कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा है इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए, ठीक है। बस इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब यही है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो उन्हीं ग्राउंड्स पे किया जाएगा, और अगर प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके कर सकती है। अब क्लियर है ये पॉइंट? अपनी अंडरस्टैंडिंग में यही सब रखो और ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें 94 जब भी लिखोगे इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि इसका मतलब यही हुआ कि कोर्ट की ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड है सर्कमस्टांसेस तो उन सर्कमस्टांसेस पे कोर्ट इंजंक्शन दे देगी, अदरवाइज कोर्ट जो है इनहेरेंट पावर का यूज करके भी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो। बस इतना ही मतलब हुआ। हेलो यस मैम। अगर Yes, ma'am. थर्ड इशू है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर सेक्शन 94 नहीं होता तो क्या कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करती? तो बोलता है ऑफ कोर्स करती। बोलता है इफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94 वर नॉट देयर इन द कोर्ट कुड स्टिल इशू टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है। बट कैसे करती? तो सिर्फ इनहेरेंट पावर का यूज करके फिर भी कर सकती थी, बट इट कुड डू दैट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स इनहेरेंट जुरिसडिक्शन, ठीक है। यस मैम। फिर कहता है Observation 4. There is nothing in Order 39 Rule 1 and 2 which provides specifically that temporary injunction is not to be issued. Order 39 में कहीं हमने पढ़ा कि लिखा हुआ हो कि सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे इंजंक्शन मिल सकता है, कोर्ट इज बार्ड। आपने जब इनहेरेंट पावर पढ़ा था तो उसमें बिल्कुल क्लियर एक बात लिखी हुई थी कि इनहेरेंट पावर का यूज किया जा सकता है कहीं भी एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर 39 में बार तो नहीं किया ना कि बस यही ग्राउंड्स है, इन्हीं ग्राउंड्स पे ये एग्जॉस्टिव है बिल्कुल, इसके अलावा कहीं, एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ होगा कि कोर्ट जो है इसके अलावा कोर्ट शैल नॉट ग्रांट इंजंक्शन ऑन अदर ग्राउंड्स, ऐसा कहीं तो नहीं लिखा है ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में, मतलब कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज कर सकती है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फिफ्थ इनहेरेंट पावर जब भी पढ़ा है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है एक्सेप्शंस टू द इनहेरेंट पावर। क्या क्या था एक्सेप्शन? कि कभी भी इनहेरेंट पावर का यूज करके एक एक्सप्रेस प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये था कि नहीं था? हेलो Yes, ma'am. तो फिफ्थ ने ये सिक्स्थ वाला पॉइंट का कंक्लूजन है कि जब भी इनहेरेंट पावर होगा, इनहेरेंट पावर्स आर नॉट टू बी एक्सरसाइज्ड व्हेन देयर एक्सरसाइज मे बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद
एक्सप्रेस प्रोविजन। तो ये भी कोर्ट जब भी इनहेरेंट पावर का यूज करेगी एक्सप्रेस प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर कोई और ग्राउंड पे वो देती है कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो किसी मेन प्रोविजन को, उस ग्राउंड पे नहीं देगी कि मेन प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट करके आप इनहेरेंट पावर का यूज करके दे रहे हो इंजंक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 151 इटसेल्फ मेक इट क्लियर दैट द इनहेरेंट पावर आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कोड। बिल्कुल फ्री है कोर्ट, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसी कोर्ट से ही वो बिल्कुल वो हो जाएगा, कोर्ट से ही कंट्रोल होगा, नहीं, उसको सीपीसी का कोड नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इनहेरेंट पावर तो पावर है कोर्ट की, वो कोर्ट कर सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई प्रोविजन उसको लिमिट नहीं कर सकता इनहेरेंट पावर को। तो ये ऑब्जर्वेशन रहा कोर्ट का। नेक्स्ट लास्ट तुम्हारा ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट इन पद्मसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट्स आर इन एडिशन टू द पावर स्पेसिफिकली कन्वर्ट। क्या है इनहेरेंट पावर? एडिशन है, वो पावर जो ऑलरेडी दिए हुए हैं उससे उसका एडिशनल पावर है। इनहेरेंट पावर इज एडिशनल पावर, वो तो है ही ऑर्डर 39 में ग्राउंड्स, उस पे तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास इनहेरेंट पावर है जिसमें हम कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, उन पावर्स का कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा ये जो पावर है दैट इज इन एडिशन टू द अर्लियर पावर गिवन बाय द कोर्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? बताओ। यस ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यही था कि क्या इनहेरेंट पावर का कोर्ट यूज कर सकती है, whether the court could exercise its inherent power when there are specific provision। जब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 94 में है, ऑर्डर 39 में है इंटरिम इंजंक्शन इशू करने का, तो क्या इस केस में इनहेरेंट पावर कोर्ट यूज कर सकती है? तो ये सब ऑब्जर्वेशन रहे और कोर्ट क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट की वो यूज कर सकती है। कौन लिमिट कर रहा है? कहीं कोई लिमिट नहीं कर रहा, एग्जॉस्टिव है ही नहीं। 94 भी ऐसा नहीं कहता कि आपको ऑर्डर 39 के अलावा कहीं और नहीं देना है। अगर ऑर्डर 39 में जो ग्राउंड्स हैं इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड तो उन्हीं ग्राउंड्स पे दीजिए। अगर वो ग्राउंड में नहीं आ रहा है तो आप इनहेरेंट पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर 39 में खुद भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि हम बार करते हैं कि आगे कोर्ट कोई और ग्राउंड्स पे नई इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। और इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही, ठीक है, हम एक्सेप्शंस को फॉलो करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे एक्सप्रेस प्रोविजन को, ठीक है। हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद ये भी है कि इनहेरेंट पावर एडिशनल पावर होता है तो हम तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट इशू सॉल्व। सेकंड इशू क्या था कि whether the court in exercise of its inherent jurisdiction exercise its discretionary power keeping in mind the facts of the case। क्या कर सकती है डिस्क्रिशनरी पावर का यूज? ऑफ कोर्स कर सकती है। तो यही बोलता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, वो कोर्ट देखेगी कि क्या मतलब किस सर्कमस्टांस में एक्सरसाइज करना है, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, तो यही बातें थी और क्या। अब ये थोड़ा सा फैक्ट है वो देख लो एक बार। अब देखो प्रेजेंट केस से रिलेटेड जो बातें हैं, चलो हम फैक्ट थोड़ा सा देख ही लेते हैं। फैक्ट क्योंकि अभी किया है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, प्लेंटिफ जो है मनोहर लाल है, इसमें डिफेंडेंट सेठ हीरालाल। तो मनोहर लाल जो होता है वो क्या करता है, एक पार्टनरशिप वो करता है, पार्टनरशिप है उसका सेठ हीरालाल के साथ। इंदौर में पार्टनरशिप होती है फॉर व्हाट, फॉर वर्किंग कोल माइंस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोल माइन है, वहां पे उससे रिलेटेड कोई पार्टनरशिप हुआ, लेकिन पार्टनरशिप कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। तो दो जगह की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है कहाँ पे? जहाँ पे पार्टनरशिप डीड फाइल एग्जीक्यूट हुआ है, दैट इज इन इंदौर, ठीक है। पर कहाँ काम होना है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हेड ऑफ ऑफिस पार्टनरशिप का कहाँ? इंदौर में ही है। पार्टनरशिप जो है ये डिसॉल्व हो जाता है और प्लेंटिफ मेड हिमसेल्फ लायबल टू रेंडर। पार्टनरशिप अब डिसॉल्व हो गया। पहले पार्टनरशिप हुआ कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। काम कहाँ पे होना है? वेस्ट बंगाल में होना है। हेड ऑफिस कहाँ है पार्टनरशिप का? हेड ऑफिस इंदौर में है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो गया है और प्लेंटिफ ने बोला कि आई एम लायबल टू गिव फुल अकाउंट, जो भी है उसको पैसे देने हैं डिफेंडेंट को, ठीक है। तो प्लेंटिफ मेड हिमसेल्फ लायबल टू रेंडर अकाउंट ऑफ ऑल मनीज एडवांस्ड बाय द डिफेंडेंट एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड वाज हेल्ड एंटाइटल्ड टू 1/4 ऑफ द 4 लाख रुपीज solely contributed by the defendant towards the capital of the partnership।
बस इतना समझो, ये सब 1/4 और ये 3/4 नहीं याद रहेगा, बस इतना है कि प्लेंटिफ हैज टू गिव सम अमाउंट टू डिफेंडेंट, ठीक है, डिसोल्यूशन पे प्लेंटिफ को कुछ अमाउंट डिफेंडेंट को देना है, ठीक है। ये भी अग्री हुआ कि ऑल डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन अराइजिंग अंडर दिस डीड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन डीड साइन हो रहा है, समझ आया, पार्टनरशिप पहले ही से थी, अब डिसॉल्व हो रही है वो पार्टनरशिप, और प्लेंटिफ ने अग्री किया वो कुछ अमाउंट डिफेंडेंट को देगा, ठीक है, वो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, मतलब उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो कुछ अमाउंट डिफेंडेंट को देगा, ठीक है। ये भी अग्री हो गया कि जितने भी डिस्प्यूट होंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑल द डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट of questions arising under this deed of dissolution shall be decided amicably in court at इंदौर। बोला कि ये जितना भी क्वेश्चन इसके मतलब ये जो भी है सेटलमेंट पे जो बात हो रही है, ये जो भी क्वेश्चन इस पे अगर अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता भी है, तो इंदौर के कोर्ट में इसको सॉल्व किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है, एमिकेबली, दोनों आपस में मिलकर इंदौर कोर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। इंदौर के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ा था ना, कुछ पढ़ा था तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, रिस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग, तो Yes, वहां पे ma'am. पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है, 2 कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो आप एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अवेल करने के लिए अग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, सब देखो वेस्ट बंगाल का कोई है ही नहीं इशू, इंदौर का ही इन लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया कि कोई डिस्प्यूट बनेगा तो इंदौर में सॉल्व करेंगे। दोनों ने अब सेटल करना, बोथ ऑफ देम फेल टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली, अब दोनों सेटल कर नहीं पाए, तो क्या हुआ, प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट एट आसनसोल अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर रिकवरी ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर इन कैपिटल एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब सेटल हो नहीं पाया, प्लेंटिफ ने क्या किया बोलो, प्लेंटिफ ने आसनसोल में डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर दिया, ठीक है। Thereafter, respondent filed a petition under Section 34 of Arbitration Act in Asansol Court, praying for the stay of suit in view of arbitration agreement. देखो प्लेंटिफ ने आसनसोल में, आसनसोल कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, हाँ वेस्ट बंगाल में, आई थिंक सो क्या है, वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। प्लेंटिफ ने वहां सूट फाइल कर दिया, डिफेंडेंट वहां पे जाके बोलता है कि ये सूट नहीं सुना जाएगा क्योंकि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ है हमारा कि मैटर आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा, ठीक है, इसलिए इस सूट पे स्टे लगाया जाए। एप्लीकेशन को, डिफेंडेंट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। देयर आफ्टर डिफेंडेंट ऑल्सो फाइल अ काउंटर सूट, अब डिफेंडेंट ने काउंटर सूट फाइल किया इंदौर में, ठीक है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए। देयरफॉर डिफेंडेंट फाइल्ड हिज रिप्लाई in the Asansol suit, where one of the defenses raised by defendant was that the Asansol court had no jurisdiction to enter the suit. बस इतना समझो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप ये समझो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप थी 2 लोगों के बीच में, मनोहर लाल और हीरालाल के बीच, मनोहर लाल और सेठ हीरालाल के बीच में पार्टनरशिप थी। अब ये पार्टनरशिप जो थी वो बनाई कहाँ गई थी, पार्टनरशिप में एंटर ये लोग हुए थे इंदौर में, और काम जो होना था वो वेस्ट बंगाल में होना था, प्लेस ऑफ वर्क वेस्ट बंगाल में था। प्लेंटिफ ने बोला कि मतलब इनका पैसों का रिकवरी का इशू था, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, अब डिसोल्यूशन अग्रीमेंट बना है और हिसाब का लेन देन का इशू है इनका, ठीक है, रिगार्डिंग द रिकवरी और ऑफ मनी इन दोनों का। तो इसके रिगार्डिंग यही लिखना, इसी तरीके से लिखना, इसके रिगार्डिंग जो है अग्रीमेंट वाला डिसोल्यूशन अग्रीमेंट, डिसोल्यूशन डीड बना, डिसोल्यूशन ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप डीड, तो वो डीड बना और उसके रिगार्डिंग ये तय किया गया कि ये जो भी डिस्प्यूट होगा इसके रिगार्डिंग, डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग, वो इंदौर में सॉल्व होगा, एमिकेबली सॉल्व होगा। और क्या एक और क्या अग्रीमेंट हुआ था, 2 बातें हुई थी ना, कि अगर वो, एक और क्या बात हुई थी, 2 बात हुई थी, कि इंदौर में, चलो ठीक है जुरिस्डिक्शन का इशू है ना, इंदौर में इसको सॉल्व कराया जाएगा एमिकेबली, ठीक है, बट वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ और वो इंदौर में सॉल्व डिस्प्यूट हो गया और सेटल नहीं हो पाया वो डिस्प्यूट। तो प्लेंटिफ ने जो है वो क्या किया, आसनसोल में एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। रिस्पोंडेंट ने वहां पे क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल की और बोला कि देखिए ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ था हमारा और ये जो डिस्प्यूट है आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व होगा। समझ आया, इंदौर में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों ने आपस में सुलझाया नहीं, उसके बाद प्लेंटिफ चला गया आसनसोल वेस्ट बंगाल, वहां पे उसने सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ मनी का। डिफेंडेंट ने बोला कि देखिए रिकवरी ऑफ मनी का तो ठीक है सूट, लेकिन ये सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट में हमने ये भी तय किया था कि हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया
अब देखो तुम ये पूछोगे कि हुआ भी था या नहीं हुआ था, तो इसके लिए कंप्लीट जजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा कि वाकई में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था या नहीं था। ठीक है, अगर था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व होता, पर इस चीज को रिजेक्ट कर दिया वहां के ट्रायल कोर्ट ने। उसके बाद डिफेंडेंट ने बोला कि एक काउंटर सूट फाइल किया इंदौर में प्लेंटिफ के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए। ठीक है, डिफेंडेंट ने फाइल किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए काउंटर सूट इंदौर में, बोलता है मेरा भी क्लेम बनता है डिफेंडेंट से, प्लेंटिफ से। ठीक है, डिफेंडेंट ने फाइल किया, समझ आया? अभी तो प्लेंटिफ ने फाइल किया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट में रिकवरी ऑफ मनी का, अब डिफेंडेंट ने भी फाइल किया सूट कि मेरा भी क्लेम बनता है, मतलब ये दोनों पैसों के लिए लड़ रहे हैं, बस इतनी बात थी। उसके बाद क्या हुआ, डिफेंडेंट ने रिप्लाई भी फाइल किया आसनसोल में, डिफेंडेंट ने अपना सूट लगा दिया इंदौर में, और डिफेंडेंट ने रिप्लाई फाइल किया आसनसोल में और बोला इस कोर्ट की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती है। कैसे? क्योंकि हमारा अग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी डिस्प्यूट जब अराइज होगा सब इंदौर में ही सॉल्व किया जाएगा उसको। ठीक है, किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं होगी उसमें, तो हमारा तो हुआ था ऐसा अग्रीमेंट। ठीक है, तो therefore the defendant applied in the Asansol court for the stay of the suit in the exercise of its inherent power, but the application was rejected। बस यही तुम्हारा मेन पॉइंट है, तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए या तुम्हारे टॉपिक के लिए ये जरूरी है कि क्या हुआ। उसने ये तो बोला कि आसनसोल का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, बट रीजन कैसे बताया? उसने बोला कि आसनसोल कोर्ट में स्टे ऑफ द सूट के लिए उसने एप्लीकेशन लगाया कि स्टे लगाया जाए, कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके यहाँ पे स्टे लगा दे, इस कोर्ट पे स्टे लगा दे, है ना? Defendant applied in Asansol court for the stay of the suit in the exercise of its inherent power, but the application was rejected। This is the main point for your case कि डिफेंडेंट ने आसनसोल कोर्ट में ही बोला कि प्लीज इस पे स्टे लगा दीजिए आप इनहेरेंट पावर का यूज करके, बट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर अपील फाइल हुई कैलकाटा हाई कोर्ट में, आसनसोल का मैटर है, कहाँ जाएगा अपील? कैलकाटा हाई कोर्ट, बताया तो था वेस्ट बंगाल में आसनसोल। कैलकाटा हाई कोर्ट में अपील गई अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू स्टे, स्टे का रिफ्यूजल जो हुआ उसके अगेंस्ट में कैलकाटा हाई कोर्ट में अपील गई, वो भी डिसमिस कर दिया गया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। was dismissed with the direction that preliminary issue of jurisdiction should be disposed of by the trial court immediately। ठीक है, हाई कोर्ट ने भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, आगे आप देखो क्या लिखा हुआ है। Therefore the plaintiff applied to the Indore court for staying that suit under section 10 of 141 CPC। ठीक है, प्लेंटिफ ने क्या किया, वहां अप्लाई कर दिया। अब देखो प्लेंटिफ भी स्टे लगाने की बात कर रहा है, सेक्शन 10 और 151 सीपीसी के अंदर आप जो है इसको डिसमिस कर दीजिए, स्टे लगा दीजिए। इंदौर कोर्ट में प्लेंटिफ ने स्टे के लिए बात कर दी, अभी तक डिफेंडेंट ने आसनसोल कोर्ट में स्टे की बात की थी, अब प्लेंटिफ ने इंदौर कोर्ट में स्टे की बात कर दी कि स्टे कर दीजिए। रिलाइंग ऑन द डीड ऑफ डिसोल्यूशन इंदौर कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, वहां इंदौर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश कंफर्म दैट ऑर्डर, अब मध्य प्रदेश कोर्ट का इशू बन गया कि हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश कोर्ट की, उसने कंफर्म कर दिया स्टे को, कंफर्म ऑर्डर को स्टे कंफर्म कर दिया, मतलब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया कि स्टे नहीं लगेगा। नाउ द रियल पोजीशन वाज दैट द प्रोसीडिंग इन बोथ द सूट्स वर टू कंटिन्यू। It was in these circumstances defendant and respondent, defendant applied to the Indore court for an injunction to restrain the plaintiff from proceeding with the आसनसोल सूट पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द इंदौर सूट। ठीक है, समझ आया कि अब यही बात है ना कि दोनों जगह सूट चल रहा है, एक ही मैटर है पैसे लेन देन का, और दोनों पार्टी सेम ही है, सेम ही कॉज ऑफ एक्शन पे है, तो कोर्ट जो है अब जो है यही बात होती है। इस सर्कमस्टांस में डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट में लगाया था बट उसका रिजेक्ट हो गया, तो आफ्टर दैट क्या होगा? पढ़ो, द प्लेंटिफ contested this application, both of them did not disclose the fact to the Indore court that the Calcutta High Court already rejected the defendant। अब देखो ये इंदौर कोर्ट में जो लगाया है इसने स्टे के लिए, बाद में लगाया ना इंदौर कोर्ट में, वहां पे ये बात छुपा ली गई कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हमारे एप्लीकेशन को, पहले ही डिफेंडेंट ने लगा दिया था ना, पहले ही कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ना स्टे के रिगार्डिंग, वो बात वहां पे बताई नहीं गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ? अनअवेयर ऑफ द Calcutta High Court's decision, Indore Court purporting to act under Order 39 issued interim injunction। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात नहीं बताई थी इन लोगों ने, और इंदौर कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर 39 में इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। ठीक है, टू द प्लेंटिफ रिस्ट्रेनिंग हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग विद हिज आसनसोल सूट पेंडिंग डिसीजन ऑफ द इंदौर कोर्ट। इंदौर कोर्ट ने
इंटरिम इंजंक्शन इंदौर कोर्ट ने दे दिया, क्योंकि इंदौर कोर्ट को ये बताया भी नहीं गया था कि पहले जो है ये रिजेक्ट हो गया है, कौन से हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, कैलकाटा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था। ये सब बात नहीं बताई गई है। ये तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक और बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, कंक्लूजन आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। नाउ द प्लेंटिफ अपील टू द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विच डिसमिस द अपील होल्डिंग दैट, अब मध्य प्रदेश, क्योंकि नीचे की कोर्ट जो है इंदौर कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, तो अपोजिट पार्टी ने उसकी अपील फाइल की और अपील डिसमिस कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि ऑर्डर 39 वाज नॉट एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स ऑफ द केस बट द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन कुड बी मेड अंडर द इनहेरेंट पावर। इस बात पे रिजेक्ट कर दिया उसका एप्लीकेशन कि देखो इंटरिम इंजंक्शन तो ग्रांट किया जा सकता है, ऑर्डर 39 के ग्राउंड्स पे नहीं, इनहेरेंट पावर का यूज करके कोर्ट ये ग्रांट कर सकती है। तो यही इशू बन गया कि क्या ये ऑब्जर्वेशन रहा वहां के कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा फाइनली कि देखो ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन तो इसमें ग्रांट जो किया गया वो गलत तो नहीं है। हाँ, ये बात है कि ऑर्डर 39 के ग्राउंड्स पे नहीं किया गया है, बट कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। इसी पे मुद्दा बन गया और यही एसएलपी में केस फाइल हुआ कि क्या इनहेरेंट पावर का यूज करके इंटरिम इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट कर सकती है या नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का इतना सारा तुमने ऑब्जर्वेशन देख ही लिया कि कर सकती है ग्रांट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डिसीजन दिया, दैट यू कैन सी, एक बार डिसीजन को देख लेना कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फाइनली देख लो एक बार डिसीजन, क्योंकि मुद्दा जो था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया, वो तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया। बस ये देखना है तुम्हें कि डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनली ऑब्जर्वेशन में ले लिया ना, कर सकती है, ऑर्डर 39 में नहीं भी है ग्राउंड्स, फिर भी इनहेरेंट पावर का कोर्ट यूज कर सकती है और डिसीजन और इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, ठीक है। इस पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फर्म है। अब उसके बाद तुम देख लो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ओपिनियन या क्या रहा, इस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में या फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये तुम देख लो, ठीक है। तो ये तुम डिसीजन वाले में देख लेना, एंड में कहीं लिखा होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें समझने के लिए इतना ही था, डिसीजन तुम देख लेना। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस कोर्ट केस में बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी एक बार डिसीजन इसका फाइनली आप एक दो कहीं लास्ट में लिखा होगा इसका डिसीजन इस पॉइंट पे कि क्या ये जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सही किया या इंदौर कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट करके सही किया या नहीं किया, दैट विल बी डिसाइडेड बाय, क्योंकि पहले ही एक रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन और उसके बारे में बात नहीं की गई है इस कोर्ट में, तो क्या इसका डिसीजन रहा, एक बार डिसीजन में देख लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन था इनहेरेंट पावर वाला जो इशू था, उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि देखिए ऑर्डर 39 के ग्राउंड्स की बात नहीं है, उसके अलावा भी इनहेरेंट पावर का यूज करके सुप्रीम कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन देगी, ठीक है। चलो अब मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, बाकी आप लोग खुद उसको देखिए अच्छे से, ठीक है, चलेगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, चलो फिर अब हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू मैम। तुम्हारा एक मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारा सीपीसी तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है। सीपीसी में अच्छे से परफॉर्म करो, और अभी टाइम नहीं है, बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे बस बात आनी चाहिए कि क्या जरूरी है मेरे लिए, कितना पॉइंट जरूरी है, कितना रेलिवेंट है, बस। अब एकदम डिटेल में केस स्टडी नहीं कर सकते इस वक्त, ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम। डिटेल में केस स्टडी तब होता है जब 6 महीने का टाइम मिलता है, अच्छे से पढ़ता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, केस पढ़ता है डिटेल में। इतना टाइम तुम्हें नहीं मिल रहा है, और अब तो एग्जाम ही है, तो आप लोग बेसिक याद रखो ना। आएगा ये वाला केस, मान लो मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में मेन क्या तुम्हारा समझ आया तुमको कि क्या मुद्दा है, क्या इसमें हेल्ड हुआ है, यही हेल्ड हुआ है ना कि वो जो अभी मैंने बताया तुम्हें, वो मेन पॉइंट है तुम्हारा। तुम्हें फैक्ट इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि अगर फैक्ट के बेसिस पे केस आ गया, एकदम फैक्ट को ही, अब देखो इतना बड़ा फैक्ट तो वो देंगे नहीं केस में, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में इतने बड़े फैक्ट को क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या वो ग्राउंड नहीं फॉलो हुआ तो क्या उसके अलावा किसी ग्राउंड पे करेंगे या नहीं, शॉर्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। तो अपना दिमाग लगाना कि कर सकते हैं, ऐसे करके अपना लिख देना है इस आंसर को, ठीक है। एग्जाम जो है ना वो क्वेश्चन बेस्ड, उसका सोचना चाहिए अप्रोच क्या होगा। अभी हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए, यही सब तो बात थी, इतनी बार यही पूछा गया था, इनहेरेंट पावर का यूज करके करेगी नहीं करेगी। तो ये सब तुम्हें अच्छे से करना है, अच्छे से पेपर तैयार करो। सीपीसी में मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जो मैं कर सकती थी मैंने वो कर दिया,
तुम लोग शॉर्ट में बताया, वन लाइनर, टू लाइनर, एकदम हेडिंग याद रखना जरूरी है। अरे इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम इंजंक्शन आएगा तो लिखेंगे ऑर्डर 39, रूल 1 2 3 4 2A सब लिख दो ना, ये सब क्यों नहीं नंबर मिलेगा, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। केस लिख देंगे मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल, प्रहलाद क्या था, प्रहलाद सिंह वाला, दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह, दोनों में जो मुद्दा रहा वो लिख देंगे। जितना फैक्ट याद रहता है फैक्ट लिखेंगे, इतना लंबा चौड़ा फैक्ट मत लिखना, फैक्ट लिखना भी है थोड़ा सा लिखना। मेन डिसीजन ऑब्जर्वेशन लिखना है लास्ट में, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके, सिर्फ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखना, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट करके अपना लिख देना उसमें। और दैट दिस इज मोर देन इनफ। अब बिल्कुल भी शिवम, बिल्कुल भी तुम्हें डिटेल में मत जाओ अभी, दिस इज नॉट द टाइम, इस टाइम पे वो सब नहीं करना है। चलो ठीक है, अब तुम लोग पढ़ो, हम लोग करते हैं। सीपीसी इज ओवर फ्रॉम माय साइड, लिमिटेशन के केसेस में देख लेती हूँ, और वो मैं शॉर्ट में वो भी बता देती हूँ, फिर तुम्हारा हो जाएगा ये पूरा। लिमिटेशन में तो कम ही केसेस है। ठीक है, चलो ओके बाय। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Okay, Good. bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.